यूँ तो यूपीएससी में हर साल हज़ारों की तादाद में छात्र पास होते हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बेहद ही प्रेरणा देने वाली हैं। इस बार भी यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और कुछ जो पास करने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनमें बेहद ही ख़ास हैं उम्मुल खैर। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उम्मुल खैर के बारे में आपको पहले परिचय दे देते हैं कि उम्मुल खैर ने जिन परिस्थितियों में यूपीएससी का एग्ज़ाम पास किया है वो बेहद ही काबिल तारीफ़ है। जिस तरह से वो झुग्गियों में रहीं और इन्हीं के ज़बानी सुनते हैं कि आखिर किस तरह से इनके संघर्ष की कहानी रही। उम्मुल, मैं पढ़ रहा था कि आप जब राजस्थान से आपका परिवार आया, आप हज़रत निज़ामुद्दीन की जो झुग्गियाँ हैं आप वहाँ रहे, फिर उसके बाद त्रिलोकपुरी में शिफ्ट हो गए, वहाँ आपने ट्यूशन दिया। तो किस तरह से रहा ये पूरा सफ़र, इस संघर्ष का सफ़र? जिस वक्त सफ़र था, जब मैं तय कर रही थी, तो चैलेंजेस थे बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आईं। मगर अब जब मैं उन सब चीज़ों को दोबारा से पलट के देखती हूँ तो वो बहुत दिलचस्प रहा। और उसमें मुझे अभी जो भी मैं हूँ, मेरी पर्सनैलिटी, जो भी मेरी सोच है, वो उस संघर्ष की वजह से ही उसने मुझे एक मजबूती दी है, एक नया डायरेक्शन दिया। निज़ामुद्दीन में रहे थे आप, उसके बाद त्रिलोकपुरी में, तो वहाँ अपने परिवार में कौन था, कैसे, वो पूरा संघर्ष की कहानी हम दरअसल जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर साल बहुत लोग प्रेरणा ले सकें कि किस हालात में रहकर आपने देश का सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम है वो पास किया है। जिस वक्त मैं राजस्थान से दिल्ली में वापस आई थी तो हम स्लम में रहते थे। तो वो स्लम, जो हमारा घर था, वो पूरा मतलब जैसे एक प्रॉपर झुग्गी होती है, मतलब कि बल्लियों से, फट्टों से बनी हुई, और उसके ऊपर तारपुलिन होता है, तारपुलिन में छेद होते हैं, और बरसात के मौसम में पानी टपकता है, और आप अलग अलग जगह पे, कहीं बाल्टी, कहीं पतीला, कहीं अलग अलग बर्तन रख के अपने घर को, मतलब बरसात में पूरी तरह पानी होने से बचाते हैं। तो इस तरह की लाइफ थी वहाँ पे। तो जिस वक्त हमारा घर टूटा 2001 में, उस वक्त आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड। तो जब रहने का कोई ऑप्शन नहीं था तो फिर हमने त्रिलोकपुरी में रहने का इरादा किया था। और क्योंकि पापा का काम भी वहीं हज़रत निज़ामुद्दीन में था, पापा हज़रत निज़ामुद्दीन के फुटपाथ पे कुछ सामान वगैरह बेचा करते थे। तो जिस वक्त हम त्रिलोकपुरी में आए तो पापा का काम वगैरह भी एक तरीके से नहीं था, पापा बेरोजगार थे। तो फिर ऐसे में फिर मैंने बच्चों को पढ़ाने का डिसीजन लिया था। उस वक्त मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, तो आसपास त्रिलोकपुरी में जो भी बच्चे थे उन्हें मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त मैं खुद भी छोटी थी और वो इलाका भी ऐसा था कि मतलब एक गरीब इलाका, जिसमें ज़्यादा फ़ीस की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। बहुत ही नॉमिनल फ़ीस मुझे मिला करती थी, 50 रुपये में मैं बच्चों को पूरा महीना पढ़ाया करती थी, तब जाके पैसे मिलते थे। तो वो जो उस तरीके से कुछ टाइम, मतलब काफ़ी टाइम तक घर का चला गुजारा और किराए वगैरह का इंतज़ाम हुआ। एक और चीज़ थी, हम फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ की अगर बात करें, उनको पार पाके, मतलब आपको एक बोन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, वो क्या है और किस तरह से आप मतलब इस पूरे संघर्ष को आपने आगे बढ़ाया? मुझे फ्रेजाइल बोन डिसऑर्डर है, जिसमें हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे करीब 16 बार पैरों में फ्रैक्चर हो गई, और उन्हें ठीक करने के लिए करेक्टिव सर्जरीज भी हुई, तो करीब 8 सर्जरीज भी हुई मेरी। तो वही था कि मतलब अगर डिसेबिलिटी अगर स्टेटिक होती है तो उसमें एक अश्योरेंस होता है कि हाँ ठीक है, अब है तो है। मगर मेरी डिसेबिलिटी इतनी डायनामिक है कि वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब अभी आप चल रहे हैं, अगर आप गिर जाएंगे तो फ्रैक्चर होगा, तो फिर आप एक साल तक चलना फिरना आपका बंद हो जाएगा। तो मतलब वो एक अनसर्टेनिटी वाली जो सिचुएशन थी, उसने मेरे लिए चीज़ों को और थोड़ा मुश्किल किया। तो वो बहुत चैलेंज वाला टाइम था। एक और चैलेंज था आपके सामने परिवार के अंदर से ही। मैं पढ़ रहा था कि परिवार से ही ये था कि भाई अब आगे नहीं पढ़ना है, कि क्लास से ज़्यादा। वो उस वक्त डिसीजन कितना मुश्किल था और किस तरह से आपने वो फैसला लिया, नहीं आपको आगे पढ़ना है, और यहाँ तक कि आप अब सिविल सर्विस आप पास कर चुके हैं। ये सपना कब आया आपको कि आपको यही करना है? सपना IAS ऑफिसर बनने का मेरा 2nd स्टैंडर्ड का है। वो इत्तेफाक से मैंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा था, और तब मुझे पता भी नहीं था कि वो होता क्या है, मगर एक मन में एक लगन थी कि हाँ मुझे भी यही बनना है और मैं भी बड़े होकर सिविल सर्विसेज की परीक्षा दूँगी। वो तो बहुत बाद में उसके बारे में पता चला।
जहाँ तक परिवार की बात है तो वो मेरे लिए एक करो या मरो वाला सिचुएशन आ गई थी। बिकॉज एक तो ऑप्शन ये था कि मैं दबाव में आके ये कह लेती कि हाँ ज़्यादा अब मैं नहीं पढ़ूंगी, 8वीं क्लास बहुत है, तो फिर उसमें शायद ये होता कि ज़िंदगी वहीं रुक जाती और फिर शायद मैं त्रिलोकपुरी के इलाके से कभी बाहर नहीं आ पाती। मगर वो मुझे इतना पता था कि अगर चीज़ें सुधरेंगी तो वो आगे पढ़ने से सुधरेंगी, तो उसमें मतलब किसी भी तरीके से एक तरीके से हिम्मत रख के अगर थोड़ा सा रिबेलियस भी होना पड़े तो आई हैव टू, मतलब मैंने अपने आप को उसके लिए तैयार किया कि इतना आसानी से मतलब गिव अप नहीं किया जा सकता। तो फिर उसमें जब मैंने कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं मैं आगे पढ़ूंगी और हर हालत में पढ़ूंगी, तो जब पता लगा कि नहीं बात नहीं बन पाएगी और नहीं चीज़ें हो पाएंगी, तो फिर उसके बाद में वो घर की तरफ से भी सपोर्ट नहीं, वो कहने लगे कि अगर आप साथ नहीं रखेंगे, तो जब साथ नहीं रखेंगे तो फिर हमने पास में ही एक कमरा ले लिया और वहीं पे मैं अकेले में रहने लगी। उस वक्त मैं 9th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने ये डिसीजन लिया था कि ठीक है मैं अलग रहूँगी। तो फिर मैं वहाँ रहने लगी और बच्चों को मैंने पढ़ाना कंटिन्यू रखा और पढ़ाई जारी रखी। कितना लंबा दौर था परिवार से अलग रहने का, कितने साल आप अलग रहे? बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा आपके लिए। हाँ, मतलब ये जो सेटिस्फेक्शन था कि मैं पढ़ रही हूँ और मैं स्कूल जा रही हूँ, ये सेटिस्फेक्शन अपने आप में इतना बड़ा सेटिस्फेक्शन था कि जो भी मतलब हालात थे वो उनकी परवाह मैंने नहीं की और मुझे वो सब छोटा लगता था। मतलब ये फील कि आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, आप टॉप कर जाते हैं, फिर आपके टीचर्स आपकी तारीफ़ करते हैं, हौसला बढ़ जाता है, तो ये अपने आप में कितना बड़ा, मैं उसको रिवॉर्ड मानती थी कि वो बात पीछे क्या हुआ और क्यों हुआ कैसे हुआ उसकी ज़्यादा परवाह नहीं रही। लेकिन अब आज एक मकाम हासिल किया है आपने, अब उस मुड़ के उस वक्त को देखते हैं तो क्या लगता है, क्या महसूस? ये लगता है कि उस वक्त जो डिसीजन था वो डिसीजन ठीक था और ये है कि मैंने सपना पूरा हो गया क्योंकि ईमानदारी से सपने को पूरा करने की कोशिश की। और अब बस यही है कि अब मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरा पूरी लाइफ रहेगी, जो मेरा करियर रहेगा, उसमें मैं वो लोग जो कि मेरी तरह हों या वो लोग जो किसी भी वजह से, किसी भी रिसोर्स या किसी भी इकोनॉमिकल, फिजिकल या सोसाइटल लिमिटेशंस की वजह से अपना सपना पूरा नहीं कर पाते, तो आई विल ट्राई टू बी अ स्ट्रेंथ फॉर देम, आई विल ट्राई टू बी अ रियल सपोर्टर टू देम। तो यही मकसद है। पेरेंट्स से बात हुई, अभी वो कहाँ हैं? उनका फ़ोन आया, जाहिर है कंग्रेचुलेट किया होगा, क्या बात हुई वो थोड़ा सा बताएं। हाँ, they are happy now and they are in Rajasthan and we talked and they were quite happy। उन्हें ठीक से नहीं पता कि मतलब IAS क्या होता है, मतलब खुश बहुत थे वो लोग। और ऑब्वियसली मतलब प्यार है, मतलब चाहे कितनी भी, मतलब मकसद ये था कि आप मंजिल पा लें, मंजिल को पाने तक की नाराज़गी थी। अब वो जब मंजिल हो गई तो सब चीज़ें ठीक है और कोई नाराज़गी नहीं, कोई शिकवा नहीं, सब ठीक है। आएंगे मिलने, आप जाएंगे क्या? मैं तो ये बताइए, अब इसके बाद आप किस फील्ड में मतलब अपनी सेवा देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं समाज के लिए, क्या आपका नज़रिया है और आप मतलब क्या देना चाहते हैं? देखिए, जो भी प्रोजेक्ट, जो भी डिपार्टमेंट, जो भी फील्ड असाइन होगी उस पर पूरा ईमानदारी से काम करने की कोशिश करूँगी। ख्वाहिश तो अभी फ़िलहाल ऐसी कुछ स्पेसिफिक नहीं है, मगर हाँ मैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, वुमेन के लिए और एजुकेशन फील्ड में मैं चाहूँगी कि अगर मैं किसी भी तरह का कोई योगदान अगर मैं दे पाऊँ तो मेरी खुशकिस्मती होगी। आप दिव्यांग लोगों का कई कंट्रीज़ में प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं, वो कहाँ कहाँ आपने किया ये थोड़ा बताएं, क्योंकि मैं पढ़ रहा था आप कोरिया जा चुकी हैं, वहाँ किस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं? मैं साउथ कोरिया कई बार जा चुकी हूँ और जापान में कई बार गई, लंबे वहाँ स्टे किए। तो वो जो पूरे जो प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ था। इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस एंड लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह में मैंने उनका रिप्रेजेंटेशन किया और कई बार एम्फेसिस मेरा वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ भी रहा।
तो अलग अलग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अगर मेरा कोई प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन कुछ भी रहा, तो उसमें एम्फेसिस ये रहा कि एक ज़मीनी सच्चाई बताई जा सके, जिससे कि जो वुमेन विद डिसेबिलिटी, खासकर हमारे साउथ एशिया में जो एक पिछड़ा हुआपन और एक जो एक पितृसत्तात्मक जो हमारी एक सामाजिक संरचना है, उसमें किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और किस तरह से उन चीज़ों को तोड़ा जा सकता है, उन चीज़ों पे मैंने काफ़ी फोकस करने की कोशिश की। ये बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और हम दुआ करते हैं कि आप आगे बढ़ें, अपना मकाम हासिल करें। तो ये उम्मुल खैर हैं। उम्मुल खैर के मीनिंग आपको बता देते हैं, खैरियत के लिए काम करने वाली महिला। तो ये वो बेशक अब जिस तरह से उम्मुल खैर ने कामयाबी हासिल की है, और कहानी खुद उम्मुल ने बताई किस तरह से संघर्ष के बाद वो इस मकाम तक यहाँ पर पहुँची हैं, किस तरह वो शुरुआत में पढ़ाई के दौरान उनका परिवार स्लम में रहा, उसके बाद से लोकपुरी में वहाँ पर रहे, और फिर परिवार से ही चुनौती मिली, फिर ये परिवार से भी कुछ समय के लिए अलग रहीं, पढ़ाई पूरी की, और आज यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है उन्होंने पास किया है, 420वीं रैंक हासिल की है, और काम करना चाहती हैं दिव्यांग लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए। निश्चित रूप से उम्मुल जैसे शख्सियत की कहानी कई लोगों को प्रेरणा देने वाली होगी। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।